ये इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। अब जैसे ही आप बैटरी को लगाओगे, बैटरी क्या सेटअप कर देगी, इस पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ऐसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। हर कोई कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब मेरा वही सवाल है, मैं अगर आपसे पूछूं कि हर कोई इफ, ये हटा दे रहा हूं ठीक है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर ये चीज समझ में आ गई तो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। इफ एवरी इलेक्ट्रॉन starts moving with drift velocity vd, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी नहीं, मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passes through the क्रॉस सेक्शन ए बी। ये है क्रॉस सेक्शन ए बी, इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे। अगर हर कोई कितने से भाग रहा है, वीडी से भाग रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, ध्यान देना। अगर हर कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा है, ड्रिफ्ट मतलब मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे कि सर इस क्रॉस सेक्शन से 2 मीटर दूरी पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पास कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 मीटर पे है मान लो, तो ये तो पास करेगा ही, ये भी कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, बट ये वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि ये 2 मीटर से दूरी पे है और ज्यादा दूर। बात आई समझ में? यस यस सर। यस सर। लेकिन क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, यानी कि वीडी मीटर पर सेकेंड है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ एक सेकेंड में सबसे दूरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा जो पास हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वीडी दूरी वाला। बात समझ में आई? हाँ वीडी यस क्या सर। है, वैल्यू है ना, दैट्स इट। वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एज इट इज रखना पड़ेगा। वीडी मीटर पर सेकेंड का मतलब है एक सेकेंड में जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे है, ध्यान दो यहाँ पे है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे पास हो जाएंगे, ये वाले, ये तो पास होंगे ही होंगे, अंदर वाले भी हो जाएंगे, तो एक सिलेंडर बनेगा, ध्यान देना है, देयर इज अ सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे पास करेंगे, ये वाले नहीं कर पाएंगे। इनको टाइम कितना लगेगा, 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो अगर मैंने इन इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दी है, जो सिलेंडर है, ध्यान देना, ये एक सिलेंडर बना ABCD, इन सिलेंडर्स के, इस सिलेंडर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है अगर मैंने बता दिया, तो मैं बता दूंगा फिर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए तो चार्ज पता चल गया, और चार्ज पता चल गया तो करंट भी पता चल गया। मेरा ये प्रोसेस है। अब कैसे पता करें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिलेंडर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ध्यान देना, अब यहाँ पे एक मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाती है जो मैंने कल आपको बताई थी। वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, चार्ज डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, ठीक है, नॉट चार्ज डेंसिटी, नंबर डेंसिटी बोलते हैं उसे, ठीक है। मैं इसे नीचे रख रहा हूं, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो नेचर को डिफाइन करती है, ध्यान देना। N is called density of the material, ध्यान देना, ये नेचर को डिफाइन डिपेंड करती है, किस किस पे करती थी, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल,
दूसरा क्या था? टेम्परेचर, याद है? हाँ तो नेचर ऑफ द मटेरियल कैसे पता चलेगा सर? नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब क्या? कोई तो प्रॉपर्टी होगी, ये वो प्रॉपर्टी है। नंबर डेंसिटी डिफाइन करती है नेचर को, ध्यान देना। नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये हर मटेरियल के लिए पता होती है, ठीक है ना? हर मटेरियल के लिए पता है हमें, ठीक है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। होती क्या है? होती ये है, नंबर डेंसिटी क्या होती है? नंबर डेंसिटी का मतलब होता है इट गिव्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये बताएगा कि जैसे मैंने नंबर डेंसिटी किसी मटेरियल की लिख दी 2 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो आप झट से बता दोगे इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब अगर आपने एक मटेरियल लिया जिसकी नंबर डेंसिटी ये है, तो उसके 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये कुछ ऐसा है। क्या बात आई समझ में? यस यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ए बी, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सिलेंडर ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी एक सिलेंडर बना, सिलेंडर ही बनेगा, अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो एक सिलेंडर बनेगा। तो इस सिलेंडर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से इलेक्ट्रॉन? देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे इतने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाने वाले हैं। तो ए बी से कितने पास होंगे? जितने ए बी सी डी सिलेंडर में होंगे उतने पास हो जाएंगे, क्योंकि एक सेकंड में इस सिलेंडर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे ए बी से पास हो जाएंगे। तो मैं अगर ए बी सी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बता दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने पास होने वाले हैं। अच्छा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सिलेंडर एबीसीडी कितना होगा? तो मैं लिखूंगा नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की नंबर डेंसिटी अगर मुझे पता है तो मैं कर लूंगा नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इसे किससे इंटू कर दूंगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एबीसीडी। इस एबीसीडी, ये जो एबीसीडी सिलेंडर है, इसके जो वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल वैसी बात है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 kg मीटर क्यूब है, ये डेंसिटी है किसी मटेरियल की, 1 मीटर क्यूब में कितना मास रखा हुआ है? 2 kg मास। तो अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ 2 मीटर क्यूब में कितना मास रखा होगा, तो आप बोलोगे कि सर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा, यानी कि 4 kg रखा होगा। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल क्या मानी है हमने? n मानी है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एबीसीडी क्या होगा? अब देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? क्रॉस सेक्शन क्या है? ए, और सिलेंडर की विड्थ कितनी है? वीडी। क्या बात आई समझ में? यस यस सर। यस। हाँ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू विड्थ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू विड्थ, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे सेक्शन ए बी से वो होगा ए एन वी डी। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो चार्ज भी आप झट से बता दोगे। चार्ज पासिंग थ्रू ए बी सेक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की बात हो रही है ना? 1 सेकेंड की बात हो रही है।
तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पासिंग थ्रू ए बी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन अगर पास हुए तो कितना चार्ज पास हुआ? 10 इंटू ई। अच्छा, चार्ज पासिंग थ्रू ए बी सेक्शन ए बी इन 1 सेकेंड, वो क्या होगा? करंट। आया समझ में? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए बी, ये मैंने अभी निकाला, कितना है? एन ए वी डी। और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ई। माइनस मत लेना, है ना, माइनस मत लेना, हम यहां पे वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ। तो आंसर आया आपका एन ई ए वी डी। ये है रिलेशन। आ गया समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आपको वीडी पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो करंट आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये यूज होगा, नंबर डेंसिटी इनटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एरिया इनटू वीडी। ये है रिलेशन। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन। तो अगर कोई आपसे रिलेट करना है, ये वाला डेरिवेशन पूछे कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो आप इतना करोगे, इससे आगे नहीं करोगे कुछ भी। ध्यान देना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे आगे चलेंगे। क्या चलेंगे? मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ये रखा जाए तो क्या बनता है? देखो, एन ई ए, वीडी को लिखोगे आप EV इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय ml। यहां तक आ गया समझ में? यस तो सर। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा रीअरेंज करो, ध्यान देना। थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो आपको पता चलता है, ऊपर आता है एन ई स्क्वायर टी एवरेज बाय एम, और साइड में यहां पे लिख दिया A इंटू एल, ध्यान से समझना, इंटू वी। अब आप देख पा रहे हो ये ओम्स लॉ जैसा लग रहा है, दिख रहा है ना? आप करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को अब रिलेट कर सकते हो। क्या करोगे आप क्या करो, ध्यान देना, इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को, ये वाली जो पूरी टर्म है, इसको नीचे लेके आ जाओ करंट के। या आप ऐसे सोचो कि मैंने क्या किया, मैं करंट को नीचे लेके आया, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं, करंट को नीचे लेके आया वी के, और बाकी टर्म को इधर लेके गया। क्या आया? देखो, एम एल एन ई स्क्वायर टी एवरेज बाय ए। आया समझ में क्या किया मैंने? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। यस सर। अब V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है। I क्या है? करंट जो कि फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के हिसाब से तो यही है। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा ये क्या है? ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। कुछ आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। तो रेजिस्टेंस जो आया वो आया, देखो ऐसा, एम एन ई स्क्वायर टी एवरेज, इसको एक साइड कर लिया, और बाकी जो क्वांटिटी है, बाकी क्वांटिटी क्या बची? एल, और ये बचा ए, ये अलग कर दिया। अब आप और अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि ये टर्म क्या है? रेजिस्टिविटी।
हाँ, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो एल बाई, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, ध्यान देना। अब अगर आपसे कोई डिराइव करने को पूछ ले, ध्यान देना क्या कि डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला मत करके आना, ये बहुत जगह करते हैं बच्चे। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फॉर्मूला होता है। नहीं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ये। तो आपको कैसे डिराइव करना पड़ेगा, पूरा इस तरीके से पूरा डिराइव करना पड़ेगा यहाँ से। अगर ये पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा पूरा। अगर आपसे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जाए तो आप सिर्फ यहां तक कर लोगे, ये यहां तक करोगे। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, तो आपको यहां से स्टार्ट होना पड़ेगा और यहां तक ले जाना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताओ कि चलो फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, अब आप बताओ कि रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तो अब आप बोलोगे कि पता चल गया सर हमें कि रेजिस्टिविटी सबसे पहले तो मास पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये मास क्या है, एम क्या था, याद रखना ये एम क्या है। एम यहाँ पे लिखवा दिया था मैंने, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो चेंज होता नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। तो किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। और मैंने आपको क्या बताया था, नंबर डेंसिटी क्या होती है, जो नेचर ऑफ द मटेरियल को डिफाइन करती है, यस। ठीक है। तो नंबर डेंसिटी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचर ऑफ द मटेरियल को डिफाइन करती है। अलग अलग मटेरियल की नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है, और इसको कई बार ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो इससे एक चीज और पता चलती है, बताओ जिस मटेरियल की नंबर डेंसिटी ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम। कम। कम, और वो उतना ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब सोचो नंबर डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, ध्यान, किसकी नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा होते हैं, मेटल्स। मेटल। हाँ, मेटल। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, ग्रुप होता है कि फर्स्ट ऐसे नीचे जाते हैं तो ग्रुप होता है, क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है उनको क्या बोलते हैं, अल्कली, अल्कनाइन क्या बोलते हैं, कौन से मेटल बोलते हैं? अल्कली मेटल। और के अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में आता है सबसे पहले सोडियम, नीचे क्या आता है, पोटेशियम, ऐसे आता है ना। इनकी खास बात क्या होती है, सोडियम पोटेशियम ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री दे सकते हैं। इनका एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्री रहता है। आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। यस सर। वैसे ही दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, यही होते हैं ना अर्थ मेटल। यस सर। यस सर। इसमें आता है मैग्नीशियम, फिर जो भी आते होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं। साइज में कोई अंतर रहता है, ज्यादा फर्क पड़ता है क्या, सोडियम और मैग्नीशियम के साइज में ज्यादा अंतर तो रहता नहीं है हाँ ना। सर। तो अब मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपने 1 मीटर क्यूब का सोडियम लिया, ध्यान से समझना, और 1 मीटर क्यूब का ही आपने मैग्नीशियम ले लिया, साइज में ज्यादा तो अंतर नहीं है। तो साइज में अगर अंतर नहीं है तो आप सोचो कि अगर इसमें 10 एटम आ रहे हैं, 1 मीटर क्यूब में सोडियम के 10 एटम आ रहे हैं, तो
मैग्नीशियम के भी ऑलमोस्ट 10 ही आएंगे। यस सर। लेकिन सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। मैग्नीशियम कितना दे सकता है? 2. हर एक एटम 2। तो थ्योरेटिकली मुझे बताओ नंबर डेंसिटी मैग्नीशियम की ज्यादा है कि सोडियम की ज्यादा है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की 20 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने 1 मीटर क्यूब में, और सोडियम के हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में। तो नंबर डेंसिटी इस तरीके से वेरी करती है। सबसे ज्यादा होते हैं मेटल्स के, ध्यान देना, और नॉन मेटल्स के तो बहुत कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, और बहुत कम होते हैं। तो ये जो नंबर डेंसिटी है यही क्या करती है, यही मटेरियल्स को के नेचर को डिफाइन करती है। ठीक है, जिस मटेरियल की नंबर डेंसिटी सबसे ज्यादा, वो उतना ही कम रेजिस्टिविटी ऑफर करता है, ध्यान देना। अच्छा, और अभी ध्यान से समझना इस चीज को। अब आप बोलोगे कि सर एक और फैक्टर है, आपने टेम्परेचर का बताया ही नहीं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यही फैक्टर किसको डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को डिफाइन करता है। कैसे, बताता हूं भी। ये चीज ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को डिफाइन करता है कैसे? ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, ये मैंने आपको बताया था क्या होता था। बताएगा कोई क्या था? सर जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करते थे ना, उस टाइम को बोलते थे. नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने बताया था दो कोलिजन के बीच में जो टाइम बीतता है, वाला टाइम। हाँ, दो, अरे एक ही इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, कंटिन्यूअसली कोलाइड करते चलता है टाइम में। तो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कोलिजन, इन्हीं को बोलते थे रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऐसे सोचो कि हर एक इलेक्ट्रॉन, दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम इलैप्स होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम इलैप्स होता है, वही क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। अच्छा, अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो आप ऐसा सोचो, आपने कभी पढ़ा होगा कि किसी भी मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं। मान लीजिए गैस है, ध्यान से समझना इस चीज को, गैस है। आपने 11th में पढ़ा होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? इन एटम्स की क्या बढ़ती है? वेलोसिटी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी. बढ़ती है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो ये जो कोलाइड करेगा एक एटम्स के साथ, तो जल्दी जल्दी करेगा कि नहीं? यस सर। यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो क्या होता है? घटता है। समझ में आया कि नहीं? यस. तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान देना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे एटम थे ऐसे, ये अपनी जगह पे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए यहां से टकराया, टकरा के गया, ऐसे भागा, ऐसे भागा। अब ध्यान देना, एक चीज और पूछी जाती है, दो कोलिजन के बीच में जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन करता है? ध्यान देना, कैसा मोशन करता है? स्ट्रेट लाइन की पैराबोलिक? ये सब बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ। बताओ, दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करता है? स्ट्रेट लाइन करेगा कि पैराबोलिक? पैराबोलिक। हाँ, क्यों करेगा? क्योंकि मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ध्यान देना, बुक में क्या लिखा रहता है? बुक्स में लिखा रहता है स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, तो वो गलत है। आप क्या लिखोगे? पैराबोलिक। ध्यान देना। सो पैराबोलिक करता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, मान लीजिए यहां से टकराया, यहां टकराया,
अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ध्यान देना इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो क्या हुआ, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो कम लगेगा, कम बीतेगा। पहले अगर 10⁻³ सेकंड बीत रहा था तो ऐसा भी हो सकता है कि अब बीते 10⁻⁴ सेकंड, कम बीतेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, दो एटम्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। बात आ रही है समझ में? ये 11th में पढ़ा होगा आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ध्यान देना, मीन फ्री पाथ कभी भी चेंज नहीं होता। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एटम मूव ही नहीं कर रहे हैं। एटम तो स्टैटिक है। कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्योंकि मीन फ्री पाथ चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली स्पीड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। आया समझ में? यस सर। यस तो अब बताओ, अगर स्पीड बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? पहले स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज घटेगा। घटेगा। तो इनवर्स रिलेशन होता है, ये इनवर्स रिलेशन होता है। ध्यान देना, ये मैं लिखवा दूंगा इसी में, ये मैं हटा रहा हूं अभी, समझने की बात है। तो ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली टेम्परेचर के फैक्टर को। इसलिए बोला जाता है कि रेजिस्टिविटी जो है इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो समझ लो कि नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को का मतलब क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या बात आई समझ में? यस यस सर सर। ठीक है, तो ये जो है आपको रेजिस्टिविटी का जो है मैंने डेरिवेशन करा दिया। तो ध्यान देना, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर से डेरिवेशन आने की अगर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इन तीन डेरिवेशंस की तीन चीजें मैंने बता दी। क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और तीसरा डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने का। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, इसमें वैसे बहुत चीजें और बतानी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस फॉर्मूले को और चीजें, मतलब जितने फॉर्मूलेस हैं मैं वो डिराइव कर देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो अब एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। करंट डेंसिटी होता क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मास डेंसिटी होता है। ध्यान देना, तो करंट डेंसिटी होता है यूनिट एरिया taken to the direction of flow of electrons। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर क्या होगा कि करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी, इन सब चीजों में क्या रिलेशनशिप है, ये सब भी पूछ लिया जाता है, तो ये मैं बता दूंगा। फिर ध्यान से समझना, ये आपका एक मटेरियल है, इसमें ये सेक्शन था। अगर आपको याद होगा तो जो इलेक्ट्रॉन थे ना, वो ऐसे फ्लो कर रहे थे।
आई बात समझ में? यस सर। अब इमेजिन करो, मैं ये इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल हटा दे रहा हूं, ठीक है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कितने एरिया से फ्लो कर रहे थे? ये देखो यहाँ पे एरिया बना दे रहा हूं, ये जो एरिया होगा ये कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसे, ध्यान देना, अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन्स कितने एरिया से फ्लो कर रहे हैं? ए से। दिख रहा है ना सबको? ये जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरा का पूरा कैसा है? ए। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ए एरिया से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक और बना रहा हूं इसी से रिलेटेड, ऐसा ही बना रहा हूं। मान लीजिए मैंने ये एरिया ना थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, किसी को याद है? वेक्टर। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए मैंने इस एरिया को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अच्छा, जैसे ही रोटेट करता हूं तो ये एरिया ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे। दिख पा रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ पहले ये पूरा का पूरा क्या था? सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया था। अगर मैंने इसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर सकता हूं मैं, है ना? एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जरा मुझे बताओ, इससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पास होंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, कुछ पास नहीं होंगे? देखो कुछ पास नहीं इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। यहाँ पे भी थे, ध्यान देना, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं? ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोल रहा हूँ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने पूरे बनाए नहीं है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब के सब पहले केस में पास हो रहे थे, किससे? इस एरिया से। लेकिन जैसे ही आपने इस एरिया को थोड़ा सा रोटेट किया, एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, एरिया की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो आपको पता चलेगा यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पास नहीं होंगे, ये ऐसे निकलेंगे, देखो। बात समझ में आई कि नहीं? यस। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो करंट पास हो रहा है, ये जो करंट पास हो रहा है ये किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल वैसा ही आंसर होगा कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कहां पे? ये रेन वाला जो एक प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको, रेन वाली, कि मान लीजिए एक छत है, छत का एरिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ये पूरा एरिया 2 मीटर पर सेकेंड है, इससे 4 रेन ड्रॉप पास हो रही है, 4 रेन ड्रॉप। कब? जब आपने पूरा एरिया कैसा लिया है? रेन ड्रॉप के परपेंडिकुलर रखा है। लेकिन अगर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ रेन ड्रॉप ऐसे निकल जाए, साइड से निकल जाए ऐसे, और कुछ ही रेन ड्रॉप पास हो पाए। आया समझ में? तो रेन ड्रॉप का पास होना एरिया से किस चीज पे डिपेंड करेगा? किन किन चीजों पे? किन किन चीजों पे करेगा? अगर याद होगा तो मैंने बताया था, नंबर ऑफ रेन ड्रॉप्स passing through 1 meter square area taken perpendicular to the direction of rain into एरिया पे डिपेंड करेगा, into cos थीटा ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। याद है ये सबको? यस सर। ये बिल्कुल वैसा ही है अगर आप देखोगे तो, ठीक है? देखना जरा, मैं बता रहा हूं, ढंग से देखना। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन है, देखो जरा ढंग से समझना इस चीज को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एरिया है, अब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को हटा के मैं करंट की बात कर रहा हूं। करंट जाएगा ऐसे, ऐसे। बताओ करंट कितने एरिया से पास हो रहा है? करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं? कितने एरिया से पास हो रहे हैं?
ए, बहुत बढ़िया है ना। तो जो करंट डेंसिटी होगी उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा टोटल करंट फ्लोन डिवाइडेड बाय एरिया टेकन, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कई बार यहां पे ना बुक्स में क्या लिखा रहता है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह डायरेक्शन ऑफ करंट भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का मतलब सेम है। क्या है आंसर? आंसर क्या है बताओ। टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, कितने एरिया से, ए से। ये पूरा आंसर नहीं है, अभी ध्यान देना, पूरा आंसर नहीं है। आंसर जो है मैं आपको बता रहा हूं पूरा क्या होगा, अभी बता रहा हूं। मान लीजिए अब आपने क्या किया, आपने ये एरिया ना थोड़ा सा रोटेट करके रख दिया ऐसे, ध्यान से समझना पूरा क्या होगा। ये एरिया थोड़ा सा रोटेट किया आपने, करंट ऐसे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बट ये जो एरिया है ये रोटेट कर दिया आपने। इस एरिया को ना मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान देना। पहले ये एरिया ऐसे था, ये था एरिया, अब ये एरिया ऐसे है, देखो। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो होगा इधर ऐसे, ध्यान देना, नॉर्मली। तो अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो करंट है ना वो पूरे एरिया से नहीं जा रहा है, पास नहीं हो रहा है, पूरे एरिया से पास नहीं हो रहा है। आप क्या करो, इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करो। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो पार्ट में डिवाइड करो। ये दो एरिया बने, देखो ऐसे, ऐसे ये दो एरिया बने। इस एरिया का ध्यान देना, ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये वाला जो एरिया कंपोनेंट है, ये होता है ए कॉस थीटा। और ये वाला जो है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, ये वाला जो है वो होता है ए साइन थीटा। अब जरा मुझे बताओ कि सारा करंट किससे पास हो रहा है? यस, सारा करंट किससे पास हो रहा है? ए साइन थीटा से कि ए कॉस थीटा से? कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। हाँ, ए कॉस थीटा से पास होगा। ए साइन थीटा से क्या हो रहा है, ग्रेस करते हुए जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ए साइन थीटा के ग्रेस करते हुए जाएंगे, पास नहीं होंगे। पास तो ऐसे जाएंगे, ध्यान दें, इससे पास होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होंगे, इससे तो ग्रेस करते हुए जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो पूरा रिलेशन क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं पूरा लिखना, वैसे ये भी सही है, आई बाय ए, बुक में आई बाय ए लिखा रहता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है, ध्यान देना, करंट डेंसिटी होती क्या है। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी जो है वो ये है, टोटल करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डेफिनेशन तो वही है, ध्यान देना। लेकिन अब अगर आप ढंग से देखोगे तो ये करंट कितने एरिया से फ्लो कर रहा है, ए कॉस थीटा से कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब ये है करंट डेंसिटी आपकी, बेसिकली दिस इज करंट डेंसिटी। ये एक्चुअल में फॉर्मूला, एक्चुअल में ये फॉर्मूला है आई बाय ए कॉस थीटा। तो आई बाय ए कॉस थीटा से आई बाय ए कब आएगा, अगर थीटा 90 हो जाए तो देख लो आ जाएगा। सॉरी, थीटा अगर 0 हो जाए, ये नहीं थीटा है, थीटा ये है, ध्यान देना, ये थीटा है। थीटा अगर 0 हो गया, थीटा अगर 0 हो गया तो ये पूरा को पूरा, ध्यान देना, ये वाला, ये पूरा एरिया, ये कैसा हो जाएगा, देखो मैं यहाँ, ये है एरिया आपका, बेसिकली ये एरिया है आपका। अगर थीटा 0 हो जाए तो ये एरिया ऐसा हो जाएगा, देखो। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बाय ए, देखो, आई बाय ए कॉस 0, कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया।
क्या बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दो, अब ध्यान से समझना। अब बताओ करंट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। स्केलर। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। अब बताओ स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कभी डिवाइड किया है? वेक्टर को वेक्टर से तो डिवाइड नहीं किया होगा कभी भी, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। स्केलर को वेक्टर से जब डिवाइड करते हैं तो कैसा आता है? वेक्टर क्वांटिटी आती है, याद रखना। कैसे पता चला? तो देखो ये बिल्कुल वैसा ही है। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है? यस सर। तो अगर मैं वर्क डन को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? फोर्स। फोर्स। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो स्केलर को जब मैं वेक्टर से डिवाइड करता हूं तो कैसी क्वांटिटी आती है? वेक्टर आती है। याद रखना ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं। तो जे जो है ना, जे करंट डेंसिटी, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना। ये यूज करने का तरीका क्या होगा? आप डायरेक्शन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डायरेक्शन किस तरफ लूं? तो ध्यान देना। आप देखो मैं डायरेक्शन कैसे निकाल रहा हूं, डायरेक्शन कैसे मानी जाती है। ये था आपका एरिया, ये है एरिया वेक्टर, और ये एंगल है थीटा। करंट की डायरेक्शन है ये। कौन मुझे बताएगा ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा। ये थीटा है, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, और ये हो गया थीटा। अब देखो जरा ढंग से समझना इस चीज को। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो आता है I बाई ए कॉस थीटा। तो जो करंट आता है, करंट आता है जे ए कॉस थीटा। ध्यान से समझना। जे कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ए कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये दो वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट है, बताएगा कोई? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना? तो करंट को मैं लिख सकता हूं क्या? जे डॉटेड विद एरिया वेक्टर। ध्यान देना, अब यही चीज समझनी है। तो जब करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट आप एरिया वेक्टर के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है? करंट, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आप मुझे बताओ, कुछ सोच के बताओ कि जे किस डायरेक्शन में लेना चाहिए। जे और ए के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, याद रखना। बताओ जे किस डायरेक्शन में लेना चाहिए? अगर समझ पा रहे हो तो बता दोगे एकदम। जे इस डायरेक्शन में लेना चाहिए, समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर जे मैंने करंट की डायरेक्शन में ले लिया, ध्यान से समझना, करंट की डायरेक्शन में, तो जे और ए के बीच में कितना एंगल हो गया? थीटा। नहीं आया समझ में? समझा। समझ में आया कि नहीं? तो बुक में क्या लिखा रहता है? करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन is in the direction of current. बहुत लॉजिकली समझाया, समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। क्योंकि क्या होता है कि पढ़ तो लिया आपने, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? फिर आप बोलोगे कि सर वेक्टर कैसे?
तो वेक्टर यहां से पता चल रहा है कि जब आप a cos थीटा को j से मल्टीप्लाई करते हो, करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इफ एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो j को वेक्टर होना ही पड़ेगा, तभी तो डॉट प्रोडक्ट हो पाएगा, क्योंकि j cos थीटा इज समथिंग लाइक डॉट प्रोडक्ट ऑफ j with a, करंट डेंसिटी with a, एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो j को वेक्टर क्वांटिटी होना ही पड़ेगा। अब j अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ? तो फॉर्मूला देखो, j a cos थीटा का मतलब क्या है? j डॉटेड विद a, दो वेक्टर हैं j एंड a, दोनों के बीच का एंगल कौन सा? थीटा। तो ये अगर एरिया वेक्टर है, ये अगर एरिया वेक्टर है, तो थीटा आप दो जगह ले सकते हो। थीटा आप बोलोगे सर थीटा नीचे लेते, नीचे नहीं ले सकते थे, क्योंकि नीचे लोगे तो फिर एंगल कितना हो जाएगा? कितना हो जाता नीचे एंगल? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 minus तो theta. मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है अब जे की डायरेक्शन लेने का। जे डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ही होगा, करंट की डायरेक्शन में ही हो सकता है, इसलिए बुक में सीधा लिख देते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट ढंग से समझो, लॉजिकली समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जे को करंट की डायरेक्शन में होना ही पड़ेगा, तभी जे और ए का डॉट प्रोडक्ट करंट आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, कभी भी पूछे कि करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में होती है, तो आप झट से बता देना करंट डेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने हटा दिया है, ये मैं वैसे तो मैंने इसे, मुझे हटाना नहीं चाहिए, ये मैंने यहां लगा दिया, ठीक है ना, ये भी सही फॉर्मूला है, बट ये वाला जो पार्ट है, ये जो है, इट इज अ सब पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, सब पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। जरूरत पड़ेगी इसकी, ढंग से समझना। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे एकदम क्लियरिटी हो जाएगी, देखना जरा क्या है क्लियर, ध्यान से समझना। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is passing through a cylindrical material of cross section area 2 मीटर स्क्वायर। ये कुछ कैसा है, ये ध्यान देना, ये ऐसा है कि ये आपका मटेरियल हो गया, ये एरिया है, ध्यान देना, ये वाला एरिया, ये एरिया, इस एरिया ए बी की बात कर रहा हूं, ये जो एरिया है, ठीक है, इससे करंट पास हो रहा है कितना? 10 एम्पियर। ये वाला जो एरिया, ध्यान देना, ये एरिया जो है, आप मुझे बताओ करंट डेंसिटी क्या होगी? फाइंड आउट द करंट डेंसिटी। ये फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझना। फाइंड आउट द करंट डेंसिटी। करने का तरीका क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल है, अगर ये एरिया ये है, ध्यान देना, ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इधर। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। ध्यान से समझना, एरिया वेक्टर होगा इस तरफ और करंट डेंसिटी भी इसी तरफ होगी। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी किस डायरेक्शन में होती है? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब बताओ जे और ए के बीच में कितना एंगल है? 0। 0। तो आप झट से लिख सकते हो आई होगा जे ए कॉस 0। तो कितना आ गया आंसर? जे ए। तो जे कितना आया? करंट डेंसिटी आई आई बाय ए, ऐसे आती है, ध्यान देना। करंट है 10 और एरिया है 2, तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
आया कुछ समझ में कि नहीं? यस सर। बट अगर मैं इसी में पूछ लूं, इफ द एरिया इज रोटेटेड बाय, ध्यान से समझना, इज रोटेटेड बाय 60 degree angle, if the area is rotated by 60 degree, find out the current density. मतलब अब आपने ये वाला जो एरिया है ए बी जो था, ये रोटेट करके 60 डिग्री पे लगा दिया, तो अब अगर आप ढंग से देखोगे तो एरिया कुछ ऐसा हो गया है। 10. हाँ, ये 60 डिग्री पे लगा दिया। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, ध्यान देना, दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे कि सर अब ये जो करंट है ना, कितना करंट था? 10 10 एम्पियर। एम्पियर। ये कितने एरिया से पास हो रहा है? ए कॉस 60। हाँ, अब थोड़े कम एरिया से पास हो रहा है अगर आप देखोगे, ठीक है। और अगर आप रेगुलर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आप देखो क्या होगा, आई इज इक्वल टू लिखोगे, एरिया वेक्टर हो गया यहाँ पे, रोटेट कर दिया, पहले एरिया वेक्टर इस तरफ था, ध्यान देना, एरिया को रोटेट करके आपने नीचे लेके आ गया और थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो एरिया वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। करंट है 10 एम्पियर, ध्यान देना, करंट 10 एम्पियर है, करंट डेंसिटी इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन में, कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में? 60 डिग्री। तो अब आई क्या होगा, आई होगा जे ए कॉस 0, कॉस 0 नहीं, कॉस 60। तो जे ए कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो अब करंट डेंसिटी आप निकाल सकते हो, करंट डेंसिटी निकाल पाओगे, करंट कितना है? 10, एरिया कितना है? 2, और ये हाफ, तो कितना आ गया? 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई क्या, क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है। अब जो है आप ऐसे सोचो, वही करंट 10 एम्पियर करंट किससे पास हो रहा है, कितने एरिया से पास हो रहा है? एक्चुअल में इतने एरिया से पास हो रहा है, इतने एरिया से, इतने एरिया से पास हो रहा है। ये अगर आप देखोगे तो 2 मीटर स्क्वायर से कम एरिया है, कितना है? 1 मीटर। अगर आप ढंग से देखो तो ये कितना है, ये a/2 है, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो अब 10 एम्पियर करंट 1 मीटर स्क्वायर से पास हो रहा है, इसलिए करंट डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, करंट डेंसिटी आप कैसे निकालोगे? करंट डेंसिटी निकालोगे, करंट को उस एरिया से डिवाइड करोगे जो हमेशा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है, ध्यान देना, और वो कितना होता है? a cos थीटा। ये करंट डेंसिटी है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो करंट डेंसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में रहती है। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से समझना आप इस चीज को। अगर मैं यहीं से ध्यान देना, मैं कुछ और रिलेशन भी और निकाल रहा हूं, अब कुछ और रिलेशन निकाल रहा हूं। ये आपका सिलेंडर है, और ये एरिया लिया आपने, ये वाला एरिया, सारा करंट कितने एरिया से पास हो रहा है? ए से पास हो रहा है, दिख रहा है? यस सर।
तो करंट डेंसिटी कितनी होगी? आई बाई ए डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि अब इसमें एरिया वेक्टर जो है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो सीधा करंट पूरे एरिया से पास हो रहा है ए से, तो आई बाई ए कर सकते हो। बट मैंने अभी आपको बताया कि करंट जो होता है वो होता है एन ई ए वी डी। तो ए क्या हो गया? कैंसल आउट। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो होता है एन ई वी डी। आया कुछ समझ में? यस सर। तो ये एक और रिलेशन है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, ध्यान देना। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यूज करने, ध्यान देना ये फॉर्मूले। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल थी? यस, EV/T/LM। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, अब आप समझ गए होगे। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप निकाल सकते हो तो बाकी आप सब निकाल लोगे। छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, यही एक्चुअल में रिलेशन है, इससे ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी से मैं क्या निकाल सकता हूं, ध्यान देना। ठीक है, एक क्वांटिटी और बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, जो पूछी जाती है कई बार। करंट डेंसिटी, जैसी करंट डेंसिटी है वैसी ही मोबिलिटी है, ध्यान देना। ये भी कई बार पूछा जाता है। अच्छा, मोबिलिटी होता क्या है? मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by the particle। पार्टिकल में क्या हो सकता है? पार्टिकल में दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मोशन कौन देता है पार्टिकल को? इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर जाता है मटेरियल? अब खुद मुझे बताओ कि कौन ज्यादा तेज भागेगा। एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, दोनों को 100 न्यूटन फोर्स लगाई, बताओ कौन ज्यादा वेलोसिटी से दौड़ेगा? बताएगा कोई? पतला। पतला आदमी दौड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने मोटे आदमी को जो है पीछे से लात मार दी 100 न्यूटन, ठीक है, एक लात मारी आपने, ऐसे सोचो 100 न्यूटन जो है उसने फोर्स लगाई, बहुत कम टाइम में 100 न्यूटन फोर्स लगाई। तो जो मोटा आदमी है, अगर उसने 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर कर ली है, तो ये जो पतला आदमी है ये थोड़ा सा ज्यादा करेगा, ऐसा हो सकता है ये 30 मीटर कर ले। अब इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में पतला और मोटा कौन है? पतला और मोटा का मतलब यहां से क्या है? मास से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कम होता है, तो ये है इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। और फोर्स कौन अप्लाई करता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो जो जितनी ज्यादा तेज दौड़ेगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसा ही फैक्टर है, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है, ठीक है ना। तो बेसिकली मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी is the velocity, drift velocity acquired by the particle per unit electric field। ये है मोबिलिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, ध्यान देना।
आया समझ में फॉर्मूला क्या है? यस सर। अच्छा Yes, sir. तो ये है। अब क्या मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है? ना, ध्यान देना, नहीं करती। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे करती है? ना, नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमें पता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं ना दोनों। तो किस पे हाँ करती है? तो अब हम निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे उठा के रख दो। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ये है, देखो, इसको उठा के रखो। ई कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी आया ई टी एवरेज बाय एम। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो किसके प्रोपोर्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम। प्रोटॉन का मास ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो प्रोटॉन की मोबिलिटी कम रहती है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी ज्यादा है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिलेशन बता रहा हूं क्योंकि अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप खुद जो है मुझे बताओगे कौन सा रिलेशन यूज करना है। कौन मुझे बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट? कैसे निकालेंगे, बताएगा कोई? मोबिलिटी और करंट में अगर मैं आपसे रिलेशनशिप पूछ लूं तो कैसे निकालोगे? मोबिलिटी है क्या? मोबिलिटी है वीडी बाय ई। कौन मुझे बताएगा वीडी किसके इक्वल था? आई और वीडी के बीच में क्या रिलेशन था? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये है ना, आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। तो वी डी की जगह हम लिख सकते हैं आई बाय एन ई ए। ये उठा के डाल दो यहाँ पे। हमें तो फॉर्मूले निकालने हैं, फिर उस हिसाब से जो है हमें देखना पड़ेगा कि मैं क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वी डी की जगह अगर मैं लिख दूं आई बाय एन ई ए और नीचे ई ई है, तो हमें एक रिलेशनशिप पता चलता है। ये एक रिलेशनशिप पता चल जाता है। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? करंट और मोबिलिटी के बीच में। और एक और रिलेशन बता दे रहा हूं, देखो। आई बाय ए क्या है? जे। आई बाय ए क्या है? करंट डेंसिटी। तो ये भी निकल गया। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, yes, sir. सर ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है, ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो कि आप कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, वो आपको खुद देखना है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं आपको। काफी फॉर्मूले हो गए बल्कि, है ना? ठीक है, चलो अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखो देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल इजी होते हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखना होता है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप फॉर्मूला अगर देख पाए, ढंग से पता कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपका आंसर निकलेगा जरूर, डेफिनेटली निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए होती है। कैलकुलेशन जो है, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की, आंसर गलत आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ 1 मीटर, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 3.14 10 raised to power -6, carrying a current of
10 एम्पियर। एटॉमिक वेट ऑफ द सिल्वर दिया हुआ है 108 एंड डेंसिटी ऑफ द सिल्वर दिया हुआ है इतना। कौन मुझे बताएगा? मुझे L दे रखा है, A दे रखा है, I दे रखा है। कौन मुझे बताएगा कि मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? यस, क्या ये यूज किया जा सकता है? मुझे बताना। यस, नो सर। नहीं यूज किया जा सकता। नो सर। सोचो सोचो, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। देख लो, करंट दिया हुआ है, करंट पता है मुझे, ई भी पता होता है, एरिया भी पता है, करंट वीडी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अगर मुझे एन पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। नंबर डेंसिटी अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम बन गया। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, नंबर डेंसिटी किसके इक्वल थी, बताएगा कोई? सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। कौन बताएगा नंबर डेंसिटी अब मैं कैसे निकालूं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मुझे बस करना है। कैसे करेंगे बताएगा कोई? मुझे एटॉमिक वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर 108 एंड डेंसिटी ऑफ द सिल्वर दे रखी है। क्या करूं मैं कि इससे नंबर डेंसिटी निकल जाए? सोचो सोचो, दिमाग लगाना है, यही तो कमाल की चीज है इसमें। अगर कर पाए तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूं? अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया तो एटलीस्ट मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ चीजें तो बता पाऊंगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूंगा, बताएगा कोई? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय वन सिल्वर एटम। आया कुछ समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं सिर्फ पहले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय वन। 10 सिल्वर एटम है और हर एक सिल्वर एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आया कुछ Yes. समझ में कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, sir. नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाए? तो नंबर ऑफ एटम्स मैं निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ एटम्स जो होता है, याद रखना, वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एटम होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास
इनटू एवोगैड्रो नंबर, होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, गिवन मास किसके इक्वल होगा? सीधा नहीं है, डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन है, इसलिए पहला ही क्वेश्चन मैंने बहुत सही लिया, तो ढंग से देखना। अच्छा, मोलर मास तो पता चल गया क्या है, किसके इक्वल है मोलर मास? 108। 108 ग्राम, तो 108 ग्राम ले लो। गिवन मास डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि आपको दो चीजें दी हुई है, एरिया, लेंथ एंड डेंसिटी। डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन मास, हाँ गिवन मास, तो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ध्यान से समझना इस चीज को, इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐड करके दे देता हूं, ये दिया जाना चाहिए था। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि हर एक सिल्वर एटम एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दिया जाना चाहिए था। इसमें लिखा नहीं है लेकिन होगा इसमें, ठीक है ना? यहां लिख देता हूं, every silver atom provides one free electron। ये दिया जाना चाहिए था, लिखा नहीं है इसमें लेकिन दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा, बिना अदरवाइज हो नहीं सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि इतने तो नंबर ऑफ एटम हो गए, इतने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है? हर एक एटम, इतने नंबर ऑफ एटम है, ध्यान देना, इस वॉल्यूम में जितना भी ये मास है ना, जितना भी ये मास है, इसमें इतने नंबर ऑफ सिल्वर एटम है, ध्यान देना, नंबर ऑफ सिल्वर एटम है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम इंटू 1। याद है ये सब? समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं? ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम को क्या करूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय 1 सिल्वर एटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बात आ गई समझ में? यस सर। अब क्योंकि हर एक एटम क्या कर रहा है, एक सिल्वर एटम दे रहा है, तो एक से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर हर एक एटम दो एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता तो मैं दो से मल्टीप्लाई करता, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि ये आया रो। यहां पे एवोगैड्रो नंबर है ना, तो एवोगैड्रो नंबर को ए से मत रिप्रेजेंट करो, बेटर ये है कि मैं क्या करूं, 6.023 लिख दूं, 6.023 इंटू 10⁻23 लिख देता हूं। तो रो इंटू वॉल्यूम 108 इंटू 6.023 10⁻23। नाउ नंबर डेंसिटी किसके इक्वल थी? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं? यस सर। अच्छा, किसके इक्वल आ गया देखो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय 108, और नीचे वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, खत्म। ये नंबर डेंसिटी है, और यही तो मुझे चाहिए, बाकी सारी चीजें तो पता है मुझे। पुट कर दो आप फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। तो वीडी आएगा, वो आएगा आई बाय एन ई ए। आई क्या है? 10। करंट डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है रो बाय 108 6.023 10⁻23। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। एरिया 3.14 इंटू 10⁻⁻6। और ये डेंसिटी भी आप डाल सकते हो, डेंसिटी कितनी है मटेरियल की? 10.5 इंटू 10⁻3।
अब क्या होता है कि ये क्वेश्चन देख के ना आधे जो हैं वो छोड़ ही देते हैं इस क्वेश्चन को, यार ये होगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो कैलकुलेशन। कौन मुझे इस कैलकुलेशन को करके बता देगा आंसर क्या आएगा? आप बस इनको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता दो जरा जल्दी, डिवाइड करके। अगर है कैलकुलेटर किसी के पास तो मुझे बता दे आंसर। आप बस इतना कैलकुलेट करके बता दो, ये कैलकुलेटर से अगर बता सकते हो तो बता दो। यस 216.5 तो डिनोमिनेटर का है। 2.5 नीचे वाला पूरा। यस सर। कैलकुलेटर से कर दो यार, वरना ना टाइम लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेटर से करके बताओ सीधा, वो एग्जाम में करना पड़ेगा। नीचे बताओ जरा कितना है। 216.5 ओके 216.5, 108 को डिवाइड करो इससे। .49 4.9 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, वो छोड़ दो। जो आंसर है 3.4 इंटू 10⁻⁻4, वो अकॉर्डिंगली आएगा आंसर जब आपको ये पता रहेगा। एवरी सिल्वर एटम प्रोवाइड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, या उससे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, अकॉर्डिंगली आंसर आता है आपका। ठीक है, अच्छा मैंने ना शायद यहाँ पे टेन नहीं लिया क्या, देखना जरा। ऊपर 10 आएगा मेरे ख्याल से। यस 0 है। फिर ठीक है, इसको हटा देता हूँ अभी मैं। 10⁻23, जरा मुझे बताओ 10⁻23 प्लस 3 दैट इज 26 माइनस 19। सर 1 आता है। हाँ 1 आ रहा है ना। नीचे 10⁻1 आएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1। तो 1080 डिवाइडेड बाय 216। सर पूरे को डिवाइड करने के बाद 0.4988 आता है। ठीक है, तो 0.49 आ गया है ना, 0.498 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा आ रही है एक्चुअल में, मुझे लग रहा है इसमें डाटा गलत दिया हुआ है, आना नहीं चाहिए इतना। बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, इतनी आती नहीं है। चलो ठीक है, जिस हिसाब से दिया था उस हिसाब से मैंने कर दिया। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ डाटा गलत है, अदरवाइज आना चाहिए था। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलो तो आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है। यस सर। यस सर। ध्यान से समझना, करना कैसे है, ध्यान से समझना। जो दिया हुआ है अकॉर्डिंगली है। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा ये देखता है यार डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ये एटॉमिक, इससे क्या करूंगा। इससे समझने की कोशिश करो। आपको एरिया, लेंथ और डेंसिटी दी है, तो मास दिया हुआ है, और मास दिया हुआ है, और एटॉमिक वेट ऑफ द सिल्वर दिया हुआ है, तो इससे आप झट से नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो मोलर कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पता चल गया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा। अगर आपको ये पता हो कि हर एक सिल्वर एटम कितने इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अकॉर्डिंगली फिर आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है,
छोड़ दो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये वाला बताओ। ये वाला करो, बेटर ये वाला करो, इससे ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। क्या दिया हुआ है देखो, एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 2.5 दिया हुआ है, इससे क्या निकलेगा? एरिया। एरिया निकल जाएगा। एरिया हो जाएगा कितना? π/4 d²। याद रखना, अगर डायमीटर दिया जाए तो π/4 d² यूज कर सकते हैं, यानी ये आएगा π/4 2.5 10⁻³ का होल स्क्वायर। कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉपर वायर ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे दो हैं, आप ऐसे सोचो, ये एक वायर है और दूसरा वायर है ऐसा, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो दूसरे वाले का एरिया होगा π/4 1.6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। करंट ऑफ 2 एम्पेयर पासिस थ्रू देम। ऐसे 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अगर 2 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि दोनों से सेम पास होगा। तो आप मुझे बताओ करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम वायर क्या होगी? सबसे पहले तो बताओ, निकाल सकते हो? यस सर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट डेंसिटी कुछ नहीं, करंट डेंसिटी अब क्या है? I/A, और कुछ नहीं करना, इतना कुछ करना ही नहीं है। करंट भी दिया हुआ है और Yes, sir. एरिया भी दिया हुआ है। ये जो पूरा करंट है 2 एम्पेयर, ये अगर एल्यूमिनियम से पास होगा तो इतने एरिया से पास होगा, और कॉपर से पास होगा तो इतने एरिया से पास होगा। तो आपको पूछा है कि करंट डेंसिटी बताओ इन एल्यूमिनियम वायर, तो कुछ नहीं, करंट है 2 और कितने एरिया से पास हो रहा है? एल्यूमिनियम का एरिया कितना है? π/4 क्रॉस सेक्शन एरिया, π/4 2.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना रही। सर डिनोमिनेटर में ये पूरा आ रहा है सॉल्व करके 0.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, 0.4 इंटू 10⁻⁶ एमीटर पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। आ गया समझ में कि नहीं? यस Yes. ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी पूछी थी किसमें? एल्यूमिनियम में। अगर कोई पूछ लेता करंट डेंसिटी इन एल्यूमिनियम, अगर यही पूछ लेता करंट डेंसिटी इन कॉपर, तो वो भी निकाल सकते थे आप।
यही करंट कॉपर में कितने से पास हो रहा है, कितने एरिया से पास हो रहा है? यही करंट तो जा रहा है ना आगे 2 एम्पियर, तो करंट तो उतना ही जा रहा है। ये था एल्यूमिनियम का, ये हो जाएगा कॉपर का। यस। तो ये सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा जितना भी आंसर है। कहां ज्यादा होगी बताएगा करंट डेंसिटी, कहां ज्यादा होगी, क्या कॉपर में क्या एल्यूमिनियम में? कॉपर में। कॉपर में, क्योंकि वही करंट जो है स्मॉल एरिया से पास हो रहा है कॉपर में, तो करंट डेंसिटी कॉपर में थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर। कॉपर वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दो अगर नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट करते हैं, इन कॉपर इज 10⁻29 पर मीटर क्यूब। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? I is equal to N। क्या यूज करोगे? I इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है, ये किसमें पूछी है? कॉपर में पूछी है। करंट वही है, यहाँ पे N किसका लोगे? कॉपर का लोगे। E तो वही रहेगा, एरिया ऑफ कॉपर लोगे। E तो चेंज नहीं होगा, E तो इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। तो करंट है 2, करंट डेंसिटी दे रखी है 10⁻29, E इज 1.6 10⁻19, और कॉपर का एरिया है, कॉपर का एरिया है 2 इन सॉरी कॉपर का एरिया है π/4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके बता दो क्या आंसर है। नॉट 29 नहीं है, +29 है। वही तो मैं देखूं यहाँ पे -29 कैसे हो सकता है, +29 है। ठीक है, ओके। और मुझे बताएगा ये सॉल्व करके, 8 को डिवाइड करो जल्दी। आया किसी का? हाँ जी आया। सर 0.625 आता है। 0.625 10⁻⁻4। ये बिल्कुल सही आई है। तो 0.622 10⁻⁻4, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ये बहुत कम होती है। देखो ये सही है, एक्चुअली में ये सही आई है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुश्किल से 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर ही ड्रिफ्ट कर पाता है, बहुत धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता हुआ जाता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। ये वाला करो अब।
ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कर दो। कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि ये वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर। पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी पड़ेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकल गई तो मैं टाइम निकाल पाऊंगा। टाइम क्या हो जाएगा? 1/ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया क्या? यस सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Yes, अब sir. निकाल लो, बस और कुछ नहीं है, काम हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? NEAVD, क्योंकि आई दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, VD निकाल लो। I is 1, number density 8 into 10 raised to power 28, E 1.6 10 raised to power minus 19, और एरिया है 5 into 10 raised to power minus 7। जल्दी बताओ VD कितना आ रहा है? तो 0.015। और ये आ जाएगा 19, ये 10 रेज टू पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ऊपर। तो आया 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत धीरे मूव कर रहा है। तो आपको जो टाइम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, वो लगेगा 1/1.5 10 रेज टू पावर 4 माइनस 4 सर। सर 64 होता है ना डिनोमिनेटर में। डिवाइड करो, ये कितना टाइम आ रहा है? दस हजार को डिवाइड करना है 1.5 से। यस। ठीक है। और ये अगर आप निकालोगे घंटों में तो आपको पता चलता है कि एक घंटों में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो ये लगभग 2 घंटे के करीब आता है। मतलब 2 घंटे लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप निकाल के लेके आओगे। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, और बैटरी में क्या लगा दिया, एक ये इसी सर्किट में एक एमीटर लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? लगभग 2 घंटे। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करता हूँ तो एमीटर जो है एकदम रीडिंग दिखा देता है, करंट की रीडिंग दिखा देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप जो है मुझे अगली क्लास में बताओगे। बात समझ में आई क्या? यस सर। कि ऐसा क्यों होता है कि एमीटर एकदम रीडिंग दिखा देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 2 घंटे लग रहे हैं लगभग। वैसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है अंदर कि करंट एकदम शो कर देता है मीटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मजे में दौड़ रहा है, मजे में से आराम आराम से दौड़ता हुआ जा रहा है। 2-3 घंटे लगा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 घंटे लगा रहा है। तो ये आंसर आपको ढूंढ के लेके आना है और सही आंसर एग्जैक्टली बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू अगली सर। क्लास में मैं ये स्टार्ट कर दूंगा, क्या बोलते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगी अगली क्लास।
ठीक है, थैंक यू।